हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एडमिन का लॉगिन, लॉग आउट एंड ये जो हमारा होम पेज का डिज़ाइन था और एआई सेटिंग वाले पेज का जो डिज़ाइन था वो सब हमने कर लिया था। एंड लॉगिन लॉग आउट हमारा हो रहा था। ठीक है, ये लॉग आउट हो गया। लॉग आउट होने के बाद हम यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन होने के बाद हमारे पास अ, ये जो है एआई सेटिंग वाला पेज ओपन होता था। एंड अब हम यहाँ पे एपीआई की हमें कहाँ से मिलेगा वो हम देखते हैं। तो हम जाते हैं गूगल के एआई स्टूडियो पर। आपको यहाँ पे सर्च करना है गूगल एआई स्टूडियो। गूगल एआई स्टूडियो लिख देना या जेमिनाई एआई स्टूडियो लिख देना। वैसे गूगल एआई स्टूडियो से आ जाएगा। आप यहाँ पे जाओगे गूगल एआई स्टूडियो पे और आपका जो अकाउंट होता है, गूगल का जो अकाउंट होता है उसी से आपका ये ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा तो ये आपको डैशबोर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एग्जांपल्स वगैरह भी दिख रहे हैं कि पाइथन के साथ आप कैसे यूज़ करोगे इसको। ठीक है, आप कोई दूसरा लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो तो उसके साथ बताया हुआ है ना। एक ये हमारा जो मॉड्यूल इंपोर्ट करने वाला तरीका होता है इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। बट अभी इस प्रोजेक्ट में जो मैं आपको बताऊंगा तो मैं आपको एपीआई पे कैसे हमें रिक्वेस्ट भेजना है खुद से, तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। और ये भी हम किसी आगे वाले प्रोजेक्ट में यूज़ कर लेंगे। अभी इस प्रोजेक्ट में मैं आपको दूसरे तरीके से बताने वाला हूँ। एपीआई के थ्रू हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम एपीआई हमें पता है, उस पर हम रिक्वेस्ट को भेजेंगे और कैसे रिस्पॉन्स आएगा वो सारी चीज़ें हम करेंगे। ये थोड़ा और इजी होता होगा। आई थिंक इसको मैं फिर ट्राई करूँगा किसी आगे वाले प्रोजेक्ट में। अभी आपको की कहाँ से मिलेगा, आपको जाना है यहाँ पे गेट एपीआई की पे। गेट एपीआई की पे जाओगे तो ये लिखा हुआ है की, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको की डिस्प्ले हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से आपके पास पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप की को कॉपी कर लेना और उसको आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। तो जो की हम यहाँ से कॉपी करेंगे उसको हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर प्रोवाइड कर देते हैं। मॉडल हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो लेटेस्ट मॉडल यहाँ पे कौन सा दिख रहा है। डैशबोर्ड में देखो अलग अलग मॉडल यहाँ पे आपको दिखेंगे। अगर यहाँ पे देखें हम, ये यहाँ पे लिखा है जेमिनाई 3 फ्लैश प्रीव्यू, हम इसको भी यूज़ करके देख लेंगे। और अभी जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है इसको भी यूज़ करके देख लेते हैं। वैसे मैंने पहले जो ट्राई किया था तो ये वाला मॉडल मैंने यूज़ किया था। तो मैंने यहाँ पे आपको सेटिंग बता दी है। आप मॉडल भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो और अपना की भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो ये डेटाबेस में आपका स्टोर होगा और ये सक्सेसफुली स्टोर हो रहा है। तो एक तरीका तो ये डेटाबेस में स्टोर करके उससे आप की को रीड कर सकते हो। रिक्वेस्ट भेजने से पहले आपको की को रीड करना पड़ेगा और मॉडल को रीड करना पड़ेगा। और दूसरा तरीका होता है एनवायरनमेंट वाली फाइल बना के, डॉट ई फाइल बना के। तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक डॉट ई फाइल बनाना है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट है क्विज नाम का। तो है ना, ध्यान रहे ऐप के अंदर नहीं बनाना, प्रोजेक्ट के अंदर बनाना, है ना। मैंने इसको प्रोजेक्ट के अंदर बनाया था। तो जो मेरा प्रोजेक्ट है उसके अंदर मैंने एक नया फाइल बना लिया और इसका नाम मैंने क्या रखा, डॉट ई एन वी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसका आइकॉन आपको दिखेगा डॉट ई एन वी फाइल का। और इसके अंदर में, ठीक है, इसके अंदर हम बता देंगे एआई प्रोवाइडर कि हमारा एआई प्रोवाइडर कौन सा है। कुछ मुझे हिंट नहीं आ रहा यहाँ पे, हाँ हिंट आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे ओपन एआई का हिंट आ रहा है, तो ओपन एआई नहीं, मुझे तो जेमिनाई का यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा जेमिनाई। ठीक है, एआई प्रोवाइडर हो गया और एआई प्रोवाइडर में मैंने क्या लिखा, जेमिनाई लिखा। कोई डबल कोड सिंगल कोड आपको नहीं लगाना है
और उसके बाद आपको आपका की बताना है। तो मैंने लिखा जेमिनाई अंडरस्कोर API अंडरस्कोर की, फिर उसका जो भी आपका की होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे, है ना। अभी मैंने ऑलरेडी डेटाबेस में डाल दिया है और की हमें डिस्प्ले नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप बताओगे जेमिनाई का मॉडल। ठीक है, यहाँ पे देखो एंड पॉइंट भी आ रहा है। एंड पॉइंट की हालांकि यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ जेमिनाई का मॉडल। तो जेमिनाई का मैं मॉडल यूज़ कर लूँगा 2.5 फ्लैश। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं 2.5 फ्लैश का यूज़ करके कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे आप अपना जो भी आपको की मिलेगा वो कॉपी करके आप पेस्ट कर देना। कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये वाला पेज ओपन होगा, एंड यहाँ से आप की को कॉपी कर लेना। और नीचे एक ये लिखा हुआ है क्विक स्टार्ट, तो इसको भी आप कॉपी करके किसी नोटपैड वगैरह में पेस्ट कर लेना। इसकी ज़रूरत नहीं है, बट इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि इसी अप्रोच का मैं यूज़ करने वाला हूँ। ये देखो यहाँ पे ये API दिया हुआ है, तो ये API एंड पॉइंट जो दिया हुआ है इसको मैं यूज़ करूँगा। और कैसे हमें कंटेंट मिलेगा रिस्पॉन्स में, है ना, हमें कैसे जेसन डेटा मिलेगा रिस्पॉन्स में, क्या उसके पैरामीटर्स होते हैं, मतलब क्या उसमें कीज होती हैं, और कैसे हम उसमें से डेटा निकालेंगे। तो ये जो रिस्पॉन्स में हमें जेसन डेटा मिलेगा वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो आपको आइडिया मिल जाएगा इसके थ्रू। ठीक है, तो आपको ये यहाँ से मिल जाएगा कॉपी CURL पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको कॉपी हो जाएगा और नोटपैड में आप इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, हालांकि मैंने तो यहाँ पे आपको दिखा दिया इस तरीके से होता है। आपको बस की तो आपको यहाँ से कॉपी करना ज़रूरी है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। एंड उसके बाद आपको यूसेज वगैरह भी यहाँ पे दिखता है कि कितना आपने यूज़ किया है। API जितनी बार आप हिट करोगे तो आपको AI स्टूडियो में आप देख भी सकते हो कि आपका कितना यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप जाके व्यू यूसेज में जाके आप देख सकते हो कि आपने कितना अभी तक यूज़ किया है। अभी देखो मैंने कोई यहाँ पे इस वाले ID से मैंने कोई भी यहाँ पे रिक्वेस्ट वगैरह नहीं सेंड किया है, तो सब यहाँ पे क्या लिखा है, नो डेटा अवेलेबल। तो अभी मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। तो यूज़ तो शायद हम नेक्स्ट वीडियो में कर पाएंगे, बट अभी हम पूरा जो बैकएंड वाला पार्ट होता है वो कर लेते हैं। देखो एक काम हमने ये कर लिया, .env बना लिया। अब इस .env को हमें रीड करवाना है, तो हम क्या करेंगे, settings.py में जाएंगे, है ना। इस .env के अंदर जो भी हमारे ये वेरिएबल्स हैं इनको हम किसी भी फाइल में यूज़ कर पाएँ, तो इनको हमें जो है इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर एज अ इन्वायरमेंट वेरिएबल हमें इनको बनाना पड़ेगा। ठीक है, उससे क्या बेनिफिट होता है कि .env को आप कहीं पे भी जब आप डिप्लॉय करते हो अपने प्रोजेक्ट को या गिटअप पे डालते हो, तो आप .env को वहाँ पे नहीं डालते हो, क्योंकि वहाँ पे आपकी ये सीक्रेट चीज़ें होती हैं, है ना। आपका सीक्रेट API की होता है, तो वो सब चीज़ें हमें नहीं दिखानी चाहिए, हमारे डिप्लॉयमेंट में नहीं रखना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उसको .env में डाल देते हैं, और उसमें जो भी हमारे की हैं उसको एज अ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हम बना देते हैं, और फिर उसको हम रीड कर सकते हैं इजीली os.env लगा के। ठीक है, तो आपको पता होगा कि मैंने ऑलरेडी कुछ मॉड्यूल्स इंस्टॉल किए थे। जब प्रोजेक्ट बनाया था हमने python.env इंस्टॉल किया था, रिक्वेस्ट इंस्टॉल किया था, जेंगो इंस्टॉल किया था। ठीक है, वो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो अब हम settings.py में, अगर हमने आपने ये मॉड्यूल ऑलरेडी इंस्टॉल किया होगा, pip इंस्टॉल। ठीक है, कमेंट में मैं बता देता हूँ, pip इंस्टॉल python.env। देखो ये हिंट भी आ रहा है, तो ये ऑलरेडी मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, है ना। स्टार्टिंग में मैंने किया था, आपने अगर नहीं किया है तो ये इंस्टॉल कर लेना आपके। सॉरी, ये वर्चुअल इन्वायरमेंट मैंने ओपन नहीं किया यहाँ पे। चलो ठीक है, बट अभी तो काम चल जाएगा मेरा, क्योंकि अभी मुझे बस डिज़ाइनिंग करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपने इंस्टॉल कर लिया होगा, और इसको इंस्टॉल करने के बाद
आपको बस यहाँ पे क्या लिखना है, फ्रॉम डॉट ई एन वी। ये जो आपका पाइथन डॉट ई एन वी है, इससे हमने एक फंक्शन को इंपोर्ट कर लिया, लोड अंडरस्कोर डॉट ई एन वी। तो ये जो लोड अंडरस्कोर ई एन वी है, लोड अंडरस्कोर डॉट ई एन वी, इसके अंदर हम लोकेशन बताएंगे कि हमारी जो ई एन वी फाइल है वो कहाँ पे है। तो हमारा जो बेस डायरेक्टरी है, बेस डायरेक्टरी मतलब जो हमारा मेन फोल्डर है, प्रोजेक्ट फोल्डर, उसी के अंदर हमारी ये डॉट ई एन वी फाइल है। ठीक है, तो वहाँ से इसको रीड कर लो और उसके अंदर जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उसको क्या बना दो, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बना दो। तो उससे क्या होगा, फिर हम इजीली जो है उसको हमारे प्रोग्राम के अंदर ही वो इन्वायरमेंट में सेट हो जाएंगे, वो वेरिएबल्स जो हमने यहाँ पे दिए थे। तो फिर उनको इजीली हम ओ एस डॉट गेट ई एन वी करके रीड कर पाएंगे इजीली। ओ एस डॉट गेट ई एन वी, राइट। ठीक है, तो ये काम आपने कर लिया सेटिंग्स डॉट पी वाई के अंदर। अब आपको जाना है, अ, अब आपको एक और फाइल बनानी है जहाँ पे हम ये ई एन वी फाइल्स को, सॉरी क्या बोलते हैं, जहाँ पे हम ए पी आई को कॉल करेंगे और ये सारी चीज़ें मॉडल वगैरह प्रोवाइड करके हम रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे। तो एक नया फाइल बना लेते हैं। तो ये जो क्विज एप लिखा है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करके न्यू फाइल बनाओगे और इसका नाम मैं रख देता हूँ ए आई अंडरस्कोर क्लाइंट, ए आई अंडरस्कोर क्लाइंट डॉट पी वाई। ठीक है, तो मैंने एक न्यू फाइल बना दी, नाम दे दिया ए आई अंडरस्कोर क्लाइंट डॉट पी वाई। ओके, अब इसके अंदर हमारा जो रिक्वेस्ट भेजने का काम रहेगा और जो रिस्पॉन्स आएगा उसको प्रॉपरली हम गेट करेंगे जेसन के फॉर्म में। तो वो सारा काम हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ किसको, ओएस को। ठीक है, ओएस को इंपोर्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे जेसन को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, दो चीज़ें मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली, ओएस और जेसन। ओएस के थ्रू हम क्या करेंगे, अब जो ई फाइल है उसके वेरिएबल्स को रीड कर पाएंगे, क्योंकि सेटिंग्स के अंदर हमने इसको लोड करवा दिया है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के फॉर्म में। तो ये हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एज ए इन्वायरमेंट वेरिएबल आ चुके हैं, उसको आप ओ एस डॉट गेट ई एन वी लगा के रीड कर सकते हो। ओके, तो और जेसन हमने इंपोर्ट कर लिया। जेसन क्या करेगा, जेसन स्ट्रिंग को पाइथन डिक्शनरी में हमें कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एंड उसके बाद हम रिक्वेस्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं, है ना। रिक्वेस्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, जो हमारा ए पी आई एंड पॉइंट होता है गूगल जेमिनाई का, उस पर हम रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे। ठीक है, कौन सा ए पी आई होता है, ये वाला, ये हमारा ए पी आई एंड पॉइंट होता है गूगल ए पी आईज के लिए। तो इस पर आप रिक्वेस्ट भेजोगे और यहाँ पे आप मॉडल चेंज कर सकते हो रन टाइम पे। ठीक है, हम रन टाइम पे यहाँ पे मॉडल चेंज कर सकते हैं, हमारा जो मॉडल होगा वो हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट हो गया। उसके अलावा अभी हम इतना कर लेते हैं, ये दो चीज़ें, तीन हमने इंपोर्ट यहाँ पे लगा दिए, ओ एस, जेसन और रिक्वेस्ट। उसके बाद हम एक खुद का फंक्शन बना लेते हैं, नाम में रख देता हूँ डिफाइन, और इसका नाम मैंने दे दिया गेट अंडरस्कोर ए आई कन्फिग्रेशन। ठीक है, कुछ भी एक नाम दे सकते हो, ये हम अपना खुद का फंक्शन बना रहे हैं, गेट ए आई कॉन्फ़िगरेशन। और इसके अंदर आते हैं और इसके अंदर आके अब मुझे क्या चाहिए, मुझे जो एपीआई की है और मॉडल है वो दोनों यहाँ पे गेट करने हैं। ठीक है, अब आपको पता है मैंने डेटाबेस के अंदर भी सेट किया हुआ है, तो हम ट्राई करेंगे पहले डेटाबेस से गेट करने का। अगर डेटाबेस में नहीं मिला तो हम एक फॉल बैक लगा देंगे, अगर डेटाबेस से नहीं मिला तो आप यहाँ से ले लो। ठीक है, डॉट ई एन वी से। तो मैंने यहाँ पे ट्राई लगाया और ट्राई के अंदर यहाँ पे मैंने पहले तो
पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो आपको पता होगा कि हमने एक यहाँ पे फंक्शन बनाया हुआ है मॉडल्स के अंदर। एआई सेटिंग्स के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसको हम क्लास के थ्रू कॉल करेंगे, क्योंकि ये क्लास मेथड है और इसका क्लास कौन सा है, एआई सेटिंग्स। एआई सेटिंग्स के थ्रू हम इसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट तो ऑलरेडी हमने कर दिया, हमने की डाल दिया इसके अंदर और सेव कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना की लिख के सेव सेटिंग पे क्लिक किया, तो मेरा जो भी की है और जो भी मॉडल है वो डेटाबेस में स्टोर हो चुका है और अब हमें उसको रीड करवाना है। तो मैं गेट सोलो फंक्शन को कॉल करके डेटा रीड कर सकता हूँ। तो मैं जाता हूँ इस फाइल के अंदर। ये फाइल मैंने कहाँ बनाई है, ऐप के अंदर, AI_client। तो पहले मैं ट्राई करता हूँ डेटाबेस से रीड करने का। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले तो डेटाबेस को इंपोर्ट कर लेता हूँ। देखो क्विज़ हमारा क्या है, क्विज़ लिखो या डॉट लगा सकते हो, फ्रॉम डॉट मॉडल्स। ठीक है, डॉट मॉडल से मैंने रिसीव कर लिया किसको, हमारी ये क्लास को, एआई सेटिंग्स वाली जो हमारी क्लास थी, इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे ताकि इस फंक्शन को हम कॉल कर पाएँ। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और उसके बाद हम वो जो फंक्शन था गेट सोलो वाला उसको कॉल कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक नाम दे दिया मैंने एस नाम का और AI सेटिंग्स डॉट गेट सोलो कर दिया। ये फंक्शन हमने बनाया हुआ है, नाम कुछ भी दे सकते हो, गेट सोलो नाम का बनाया था तो मैं उसी नाम से उसको कॉल करूँगा। ओके, इतना हुआ तो मुझे क्या मिल जाएगा, एस के अंदर हमारा ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, सेटिंग ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर की भी रहेगा, मॉडल भी रहेगा, हमारे रिकॉर्ड मिल जाएगा। और उसके बाद हम इसमें से की को निकाल लेंगे। तो मैंने लिखा एस डॉट जेमिनाई अंडरस्कोर API अंडरस्कोर की, और चाहो तो आप यहाँ पे एक डॉट स्ट्रिप भी लगा सकते हो। ठीक है, डॉट स्ट्रिप शायद इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इसको ब्रैकेट में रखा और स्ट्रिप तो फंक्शन होता है उसको ब्रैकेट में रखा। और इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो, एस डॉट जेमिनाई, पहले आप इसमें मॉडल के अंदर देख लो आपके फील्ड का नाम क्या है, जेमिनाई अंडरस्कोर API अंडरस्कोर की, और दूसरा है जेमिनाई अंडरस्कोर मॉडल। तो इन दोनों को मैंने यहाँ, जो नाम आपके फील्ड का होगा वो आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर की मिला तो उसको ले लो और नहीं मिला तो आप ब्लैंक स्ट्रिंग डाल सकते हो। ठीक है, अगर की मिलता है तो वो ले लो, नहीं मिला तो ब्लैंक स्ट्रिंग ले लो। और डॉट स्ट्रिप से क्या होता है, आगे पीछे के जो स्पेसेस वगैरह होते हैं वो हट जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लगा सकते हो। और नेक्स्ट हम मॉडल को रिसीव कर लेंगे, सेम तरीका यूज़ कर लेते हैं, ब्रैकेट लगा के। ठीक है, तो एस डॉट जेमिनाई अंडरस्कोर मॉडल, और डिफ़ॉल्ट हमने दे दिया, अगर हमें डेटाबेस से मिलता है तो उसको ले लो, नहीं मिलता है तो हमने डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रख दिया कि 2.5 फ्लैश आप यूज़ कर लो। आपका जो भी अभी लेटेस्ट चल रहा होगा, इन फ्यूचर और चेंज होते जाएंगे तो आप दूसरा भी ट्राई कर सकते हो, अलग अलग मॉडल्स होते हैं। ठीक है, तो आगे पीछे के स्पेसेस भी हटा दिए एंड उसके बाद में यहाँ पे इसको रिटर्न करवा देता हूँ। ठीक है, या फिर मैं एक कंडीशन भी लगा सकता हूँ, की के अंदर डेटा मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, अगर की हमें ज़रूरी है, अगर की मिली है तो हम रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न। और रिटर्न के अंदर मैंने सिंपल यहाँ पे की और मॉडल को रिटर्न करवा दिया। ठीक है, की और मॉडल को रिटर्न करवा दिया अगर मुझे मिल गया डेटाबेस से तो। और अगर डेटाबेस से नहीं मिला तो हम यहाँ पे एक्सेप्शन लगा सकते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्शन अज ई। और एक्सेप्शन में कुछ देना हो तो वो दे सकते हो, या फिर एक काम करते हैं हम यहाँ पे एक, यहाँ पे कुछ नहीं देते हम,
सिंपल मैंने पास लगा दिया, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, एक्सेप्शन आती है, तो मैं चाहता हूँ कि इन्वायरमेंट वेरिएबल से उसको रीड कर लो डॉट env फाइल से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, की और मॉडल दोनों को रीड कर लिया। या तो एक ही लाइन में लिख देता हूँ, यहाँ पे रिटर्न लगा देता हूँ। डायरेक्ट मैंने यहाँ पे रिटर्न लगाया और एक लाइन में यहाँ पे लिख दिया। तो देखो मैंने क्या किया है, पहले मैंने ट्राई किया कि डेटाबेस से हम की और मॉडल को निकाल लेंगे। अगर डेटाबेस से आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो हम कहाँ से निकालेंगे, हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल से निकालेंगे। और इन्वायरमेंट वेरिएबल हमारा सेट हो चुका है, क्योंकि हमने ये डॉट env फाइल बनाई और उसको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बनाने के लिए हमने ये 2 लाइंस लिख दी। तो अब हम कहीं पे भी os डॉट लगा के, os डॉट गेट env लगा के हमारा जो की था, आप बस यहाँ पे ध्यान रखना जो भी आपने यहाँ दिया है जेमिनाई एपीआई की, तो यही नाम आपको यहाँ पे लिखना है, जेमिनाई एपीआई की। ठीक है, और उसके बाद जेमिनाई मॉडल, तो जो नाम आपने यहाँ पे दिए हैं वही नाम आपको यहाँ पे देने हैं। और ये आपने डिफ़ॉल्ट दे दिया, अगर मिलता है डॉट env से तो वो ले लो, नहीं मिलता है तो मॉडल तो हम डिफ़ॉल्ट दे सकते हैं, बट की हमें यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, की हमें एक्सपोज नहीं करना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए, हमें उसको एनवायरनमेंट वेरिएबल में रखना चाहिए, या तो दूसरा मैंने एक डेटाबेस वाला तरीका बताया वहाँ पे रख सकते हो, है ना। वैसे इन्वायरमेंट वेरिएबल भी अच्छा तरीका है ना, ज़्यादा सिक्योर तरीका है इन्वायरमेंट वाला। डेटाबेस में रखते हो तो बस आपका डेटाबेस किसी को नहीं मिलना चाहिए, और डेटाबेस में रखते हो तो फिर आप ये कर सकते हो कि जो आपने की वहाँ पे इंसर्ट करवाई है तो उसको इनक्रिप्ट करके इंसर्ट करवाओ, है ना। अभी मैंने हालांकि इनक्रिप्शन नहीं किया था, मैं ये भी करवा सकता हूँ कि जो डेटाबेस में की इंसर्ट हो रही है उसको पहले इनक्रिप्ट करवा दूँ व्यूज़ में, है ना, तो वो भी आप कर सकते हो, है ना। बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। डेटाबेस वाले में बेस्ट ऑप्शन फिर ये है कि पहले आप इनक्रिप्शन करके फिर उसको स्टोर करवा दो, तो अगर किसी को मिल भी जाएगा आपका की तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, वो इनक्रिप्टेड मोड में रहेगा, हैश के फॉर्म में रहेगा। ओके, ये हो गया। हमें यहाँ पे एपीआई की और मॉडल ये मिल जाएगा इस फंक्शन के थ्रू जब हम इसको कॉल करेंगे। तो एक काम करते हैं, ये फंक्शन हमने बना तो दिया, अब हम इसको कॉल कर देते हैं। यहाँ पे तो वैसे डॉट स्ट्रिप वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, लगा हुआ आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को कॉल करके वैल्यूज़ को रिसीव कर लेते हैं वेरिएबल्स के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा जेमिनाई एपीआई की कॉमा जेमिनाई मॉडल, और यहाँ पे कॉल कर दिया किसको, गेट एआई कन्फिगर को, जो ऊपर मैंने फंक्शन बनाया है उसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। तो ये फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा, मुझे ये की और मॉडल दोनों रिटर्न करेगा, और मैंने की को इसमें रिसीव कर लिया, मॉडल को इसमें रिसीव कर लिया वेरिएबल्स के अंदर। ओके, अब मैं एक और बना लेता हूँ, एक और वेरिएबल मैंने बना लिया जेमिनाई एंड पॉइंट वाला, एंड पॉइंट। ठीक है, देखो यहाँ पे मुझे हिंट में ही मिल रहा है, और ये आपको अगर पता नहीं हो तो ये आपको कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से https जनरेटिव लैंग्वेज डॉट गूगल APIs, वही लिखा हुआ है ना। अगर सही नहीं लिखा है तो आप इसको एक बार सही कर लो, यहाँ से कॉपी कर लो, ज़्यादा बेटर है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये मैंने पूरा कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर लिया, ये एफ लगा दिया, और उसके बाद हमने ये जो यूआरएल था वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, जनरेटिव लैंग्वेज डॉट गूगल APIs.com। ये क्या होता है, एंड पॉइंट होता है जेमिनाई का, V1 बीटा स्लेश मॉडल्स,
और जो आपका जेमिनाई मॉडल है, मैंने कहा मैं यहाँ पे डायनामिक यूज़ करना चाहता हूँ, ये मैं फिक्स नहीं रखना चाहता हूँ मॉडल, जो मुझे डेटाबेस से मिलेगा वो मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो जो मॉडल मैंने यहाँ पे रिसीव किया था उसी को मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर प्रोवाइड कर दिया। क्योंकि हम एफ स्ट्रिंग के अंदर हैं, तो एफ स्ट्रिंग के अंदर जब आप कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हो तो वो आपका वेरिएबल बन जाता है। और उसके बाद आपका लिखा हुआ है जनरेट कंटेंट। ओके, तो ये पूरा हमारा एपीआई एंड पॉइंट हो जाएगा। ओके, इतना हो गया। अब हम रिक्वेस्ट को भेजेंगे। रिक्वेस्ट को भेजने के लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं, है ना। एक मेन हमारा जो फंक्शन रहेगा जिसका काम रहेगा प्रॉम्प्ट को लेना और बदले में हमें रिस्पॉन्स देना। तो आप एक बार इसको अच्छे से चेक कर लो, कहीं पे मिस्टेक ना हो, जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। सो आई होप कि आपने पूरा कोड जो है परफेक्टली लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट हम बनाते हैं एक फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम दे दिया डिफाइन। कुछ भी नाम रख सकते हैं, हमारा खुद का फंक्शन रहेगा। तो मैंने दे दिया जनरेट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा जनरेट अंडरस्कोर एक्सप्लेनेशन, और इसके अंदर मैंने दे दिया हम क्या प्रोवाइड करेंगे, इसके अंदर प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आपको पता है जब भी आप एआई से कुछ आपको रिजल्ट चाहिए होता है, एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है, तो आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा कुछ। ठीक है, आप जो पूछोगे उसी को आप प्रॉम्प्ट बोलते हो। और यहाँ पे इसका टाइप भी बता सकते हो कि जो प्रॉम्प्ट रहेगा वो स्ट्रिंग के टाइप में रहेगा। और प्रॉम्प्ट के अलावा हम यहाँ पे रख देते हैं टाइम आउट। ठीक है, मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया और दे दिया मैंने टाइम आउट। टाइम आउट में मैंने कुछ टाइम रख दिया लाइक 60 सेकेंड्स, है ना। ये टाइम आउट का मतलब क्या है, ये जो मैंने कॉलन एस टी आर लिखा है और कॉलन इंट लिखा है, ये ऑप्शनल है, आप लिखना हो तो लिख सकते हो, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है और ये जो है हमारा इंटीजर के फॉर्मेट में। और रिजल्ट मुझे चाहिए, जो रिस्पॉन्स मैं चाहता हूँ इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा, मैं चाहता हूँ डिक्शनरी के फॉर्म में रहे। ठीक है, तो और ये ऑप्शनल होता है, ये लगाना ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये फंक्शन क्या लेगा, किस टाइप का डेटा लेगा और किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। तो टाइम आउट का मतलब होता है कि हम रिस्पॉन्स के लिए कितनी देर तक वेट करेंगे। कई बार हमारा जो चैट जीपीटी है या जेमिनाई है, तो वो काफ़ी टाइम लगा देता है रिस्पॉन्स में, या कभी हैंग भी हो जाता है। तो हम कितनी देर तक वेट करेंगे, अनलिमिटेड तो नहीं कर सकते। तो कुछ ना कुछ टाइम अगर सेट कर दें तो वो अच्छा है, अदरवाइज जो डिफ़ॉल्ट होता होगा वो उस हिसाब से होगा। तो मैंने टाइम आउट दे दिया, 60 सेकेंड तक मैं मैक्सिमम वेट करूँगा, और नहीं मिला मुझे रिज़ल्ट तो मैं एक्सेप्शन थ्रो कर दूंगा। ओके। ओके, इतना हुआ। इसके बाद हाँ, ये कंडीशन सही आ रही है, इफ़ नॉट जेमिनाई एपीआई की, और अगर एपीआई की नहीं मिला तो हम एक्सेप्शन दे सकते हैं, या फिर रिटर्न में हम कुछ मैसेज दे देते हैं। मैंने रिटर्न के अंदर दे दिया कर्ली ब्रैकेट में एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के अंदर मैंने रख दिया एक्सप्लेनेशन के अंदर मैंने दे दिया एआई एपीआई की नॉट कॉन्फ़िगर्ड, या फिर हमने लिख दिया। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट मुझे देखो डिक्शनरी में चाहिए तो मैं डिक्शनरी बना रहा हूँ, ये मेरा की हो गया। और वैल्यू में मैंने दे दिया जेमिनाई एपीआई की नॉट सेट, एपीआई की नॉट सेट या नॉट कॉन्फ़िगर्ड। और लर्न मोर के अंदर ब्लैंक दे दिया। मैं एक्चुअली ये दो कीज रिटर्न करूँगा, डिक्शनरी में हम की बनाते हैं, तो ये पहला की हो गया और दूसरा की। लर्न मोर के अंदर मैंने ब्लैंक दे दिया। अब ये एक्सप्लेनेशन और लर्न मोर क्या है, देखो हमें जो आउटपुट चाहिए, मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे रखी हुई हैं,
तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो इस तरीके से आएगा। जब भी हम अपना आंसर सबमिट करेंगे तो हमें एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ये ऊपर वाली जो दो लाइन दिख रही हैं आपको वो एक्सप्लेनेशन है, और नीचे कुछ फैक्ट्स हैं, वो हमारा क्या है, लर्न मोर है ना। लर्न मोर और ऊपर हमने एक्सप्लेनेशन रखा। ये दो चीज़ें हम मांगेंगे हमारे एपीआई से, हमारे जेमिनाई एपीआई, जेमिनाई से। ठीक है, तो अगर हमें एपीआई की नहीं मिला तो एक्सप्लेनेशन में मैंने ये डाल दिया, और लर्न मोर के अंदर मैंने डाल दिया ब्लैंक। ठीक है, क्योंकि रिज़ल्ट मुझे जेमिनाई से तो मिला नहीं, तो मैंने ये डाल दिया। मेरी कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने की वगैरह सही नहीं दिया, तो उस केस में मुझे एक्सप्लेनेशन में ये दिख जाएगा, और लर्न मोर के अंदर मैंने ब्लैंक डाल दिया। ओके, इतना हुआ। इतना होने के बाद हम हेडर्स सेट करेंगे। हमें रिक्वेस्ट सेंड करना है, तो हमें हेडर्स बताने पड़ते हैं। तो हेडर्स के अंदर देखो, हम जब रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो जेसन के फॉर्मेट में हम भेजते हैं, रिस्पॉन्स भी हमें जेसन के फॉर्मेट में आएगा। और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कंटेंट टाइप, और ये एक्स गूगल एपीआई की है ना। तो ये आपको यहाँ से कॉपी कर लेना। ये फाइल कहाँ से मिलेगी मैंने आपको ऑलरेडी बताया। जब आप एपीआई की पे जाओगे और किसी भी की पे क्लिक करोगे, जो आपका की होगा उस पर क्लिक करोगे, तो ये नीचे जो आएगा क्विक स्टार्ट, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये कंटेंट आपको मिल जाएगा। कॉपी करके आप नोटपैड में डाल देना, और ये आप यहाँ से कॉपी कर लेना। कंटेंट टाइप हमने बता दिया, उसके बाद हम अपना की बताएंगे। तो यहाँ पे हम अपना बताएंगे की हमें ऑलरेडी इस वेरिएबल के अंदर मिल चुका है, वो हमने दे दिया। और उसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, कंटेंट टाइप बताया हेडर्स के अंदर, और एक्स गूगल एपीआई की, यहाँ पे हमें की को देना है। और ये तो हमारा हेडर्स हो गया। उसके बाद हमें बॉडी, ठीक है, नेक्स्ट हमने दे दिया बॉडी। ठीक है, अब रिक्वेस्ट भेजते समय आप जो भी भेजोगे यहाँ से वो आपका बॉडी रहेगा। हम्म हम्म, एक काम करते हैं, ओके। ठीक है, बॉडी के अंदर हम क्या देते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा मैं इंटरनल वाले तरीके से बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे काफ़ी कुछ आ रही हैं हमारे पास चीज़ें। ठीक है, बॉडी के अंदर हमने हम्म, सबसे पहले तो यहाँ पे बता दिया कंटेंट्स। कंटेंट्स और कंटेंट के अंदर मैंने बताया, ठीक है, जेमिनाई को हमें जो इनपुट देना है तो वो हम कंटेंट के अंदर बताते हैं। ठीक है, जेमिनाई को हमें जो इनपुट देना है वो हम कंटेंट के अंदर बताएंगे। और यहाँ पे हमने सबसे पहले तो रोल बताया। ठीक है, रोल, और रोल के अंदर मैंने लिख दिया यूज़र। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो है यूज़र का मैसेज है, हमने ये बता दिया। ये जो मैसेज हम भेज रहे हैं, इनपुट मैसेज, वो यूज़र का मैसेज है। और पार्ट्स के अंदर मैंने लिखा टेक्स्ट, और यहाँ पे हमने लिख दिया प्रॉम्प्ट। ठीक है, यूज़र ने ये जो प्रॉम्प्ट भेजा है वो यूज़र ने भेजा है, तो ये आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, पार्ट्स के अंदर हमारा लिस्ट होता है, मल्टीपल इनपुट हो सकते हैं हमारे, तो हमें तो केवल एक ही इनपुट भेजना है, तो टेक्स्ट, और उसके अंदर हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख दिया। एंड देन आफ्टर, ये हमारा पार्ट्स यहाँ पे ख़त्म हुआ। ठीक है, अब इसके एंड होने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, और अब मैं बताऊँगा हमारा जनरेशन कन्फिग्रेशन।
ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी, आप जब डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे वहीं से देख के मैंने किया था। आपको यहाँ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, आप डैशबोर्ड पे जाओगे, डैशबोर्ड पे जाके डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मिलेगा। मॉडल्स के अंदर, ठीक है, ये अलग अलग मॉडल हैं, किसी का भी आप यहाँ पे लर्न मोर पे जाके आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। ठीक है, तो यहीं से मैंने ये सब चीज़ें रीड की और फिर उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ये किया था। तो मैं आपको बता देता हूँ। हम्म, तो मैंने डबल ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया जनरेशन कन्फिग्रेशन। ठीक है, और ये फिक्स चीज़ें हैं, जनरेशन कन्फिग्रेशन ये आपने की दे दिया। ठीक है, इसमें हम अपना रिस्पॉन्स बताते हैं कि हमारे पास जो रिस्पॉन्स हमें चाहिए वो हमें किस तरीके से चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पैरामीटर सेट कर सकते हो, जैसे टेम्परेचर। टेम्परेचर की वैल्यू जब कम होती है ना, जब कम होती है तो ये आपका जो है आउटपुट जो है आपका स्टेबल होता है। तो ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं देनी, आपको कम ही रखना है। 0.2 रखा तो आउटपुट जो है आपका स्टेबल रहेगा, ज़्यादा रैंडम नहीं रहेगा। टेम्परेचर मैंने रखा, उसके बाद मैक्स आउटपुट टोकन्स। मैक्स आउटपुट टोकन्स में आपका आउटपुट कितना बड़ा रहेगा वो आप बता सकते हो। मैंने दे दिया मान लो 500। मैक्सिमम जो आपका आउटपुट का लेंथ का लिमिट रहेगा वो आप यहाँ पे बता सकते हो। मैं कमेंट में देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है मुझे, है ना। इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना। आप इसको करके देखना, थोड़ा एडजस्ट करके देखना। ये मैंने कमेंट में लिख दिया। और इसमें क्या आ रहा है, लोअर टेम्परेचर फॉर मोर फोकस्ड रिस्पॉन्स। ठीक है, हम बता रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है करना, बट ये तो बता ही देना। लेंथ और टेम्परेचर आपने रखा 0.2, आप इसको वेरी करके देखना। तो जित ये लोअर टेम्परेचर है तो आपका मोर फोकस्ड रिस्पॉन्स आएगा। उसके बाद हमने बता दिया आउटपुट टोकन्स हो गया। नेक्स्ट हम इसमें बता सकते हैं रेस्पॉन्स माइम टाइप। ठीक है, रिस्पॉन्स माइम टाइप, तो हमें जो रिस्पॉन्स चाहिए वो कैसा चाहिए, जेसन के फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, हम टेक्स्ट प्लेन रिस्पॉन्स नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमें जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, जेसन के फॉर्मेट में चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा एप्लीकेशन स्लेश जेसन। ठीक है, इसके बाद हमारा एक ब्रैकेट और है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से करना है एज इट इज, इसको प्रॉपरली आप चेक कर लो। ठीक है, बॉडी के अंदर कंटेंट्स और रोल बता दिया कि ये यूज़र अ, हमारा जो रिक्वेस्ट इनपुट भेज रहा है वो यूज़र भेज रहा है। और पार्ट्स में हमने बता दिया कि हम जो प्रॉम्प्ट देंगे यहाँ पे रिसीव होगा वही हमारा पार्ट्स के अंदर टेक्स्ट रहेगा। और उसके बाद जनरेशन कॉन्फ़िगरेशन में हम अपने हिसाब से ये सेटिंग कर रहे हैं कि हमें जो आउटपुट चाहिए वो कितनी लेंथ का चाहिए, और टेम्परेचर वगैरह आप सेट कर सकते हो। कम वैल्यू है तो ज़्यादा फोकस्ड रिस्पॉन्स आएगा। और रिस्पॉन्स मुझे प्लेन मैसेज चाहिए, टेक्स्ट मैसेज, या जेसन के फॉर्मेट में चाहिए। मुझे तो जेसन के फॉर्मेट में चाहिए, क्योंकि मुझे दो कीज उसमें चाहिए। एक मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए और दूसरा मुझे
एक हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए और दूसरा हमें जो यहाँ पे हमने लिखा था, कहाँ गया, हाँ, एक्सप्लेनेशन और लर्न मोर, इस तरीके से मुझे चाहिए। जेसन के फॉर्मेट में मिलेगा तो इजीली हम उसको पाइथन डिक्शनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज़ कर पाएंगे। तो एक हमारा ये की हो जाएगा, फिर उसका जो एआई का जो रिस्पॉन्स आएगा वो रहेगा, फिर ये दूसरा की और एआई का जो रिस्पॉन्स रहेगा वो, ठीक है, और ये हम रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, तो ये तो हमने इनपुट बता दिया कि इस तरीके से हम इनपुट करेंगे। उसके बाद हमारी बात आती है आउटपुट की। इसको मैं और अच्छे से चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब नीचे आते हैं। ये तो इनपुट का हमने बता दिया। इनपुट के बाद अब हम भेजेंगे रिक्वेस्ट। तो हमने यहाँ पे एक आर नाम का वेरिएबल बनाया और यहाँ पे रिक्वेस्ट को सेंड कर दिया, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। ठीक है, हम पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे भेज रहे हैं और यहाँ पे हमने एंड पॉइंट बता दिया कि इस एंड पॉइंट पे हमें रिक्वेस्ट भेजना है, और हेडर्स बता दिए जो ऊपर हमने सेट किए हैं, ये हेडर्स बता दिए। उसके बाद जेसन, जेसन में हमने अपना ये बॉडी दे दिया कि हम जो डेटा भेजना चाहते हैं, हम जो क्वेश्चन भेजेंगे, प्रॉम्प्ट भेजेंगे, तो उसमें कुछ इस तरीके का हमारा रहेगा। तो ये हमने बॉडी भेज दिया। और टाइम आउट हमने ऊपर बता दिया है कि 60 सेकेंड तक हम वेट करेंगे, मैक्सिमम 60 सेकेंड तक हम वेट करेंगे। ओके, फिर हमारे पास रिस्पॉन्स जो भी आएगा आर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जो भी हमारा रिस्पॉन्स आएगा वो आर नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। अब हम चेक भी कर सकते हैं कि कभी जैसे रिस्पॉन्स हमारा पॉजिटिव आया या नेगेटिव आ गया, वो हम चेक कर सकते हैं। कैसे आप चेक करोगे? आप यहाँ पे रिस्पॉन्स को प्रिंट भी करवा सकते हो। ठीक है, या फिर हम एक्सेप्शन वगैरह भी यहाँ पे जनरेट करवा सकते हैं। लाइक हम चाहते हैं कि रेज एन एरर फॉर बैड रिस्पॉन्स, अगर बैड रिस्पॉन्स आया, ठीक है, हमें रिस्पॉन्स नहीं आ पाया या कुछ भी प्रॉब्लम हुई, तो हमारा जो भी स्टेटस होगा यहाँ पे उसके हिसाब से हमें एक्सेप्शन रेज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन होगा तो हम एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे यहाँ पे। और अगर कोई एक्सेप्शन नहीं है तो मुझे जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसको मैं एक वेरिएबल के अंदर रिसीव कर लूँगा, डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर, और मैं इसको प्रिंट भी करवा सकता हूँ टर्मिनल पे। ठीक है, मुझे कई बार प्रॉब्लम भी आई थी जब मैंने पहली बार बनाया था, तो मैंने प्रिंट करवा के देखा था, फिर टर्मिनल पे प्रिंट करवा के देखा था, तो उससे फिर मुझे समझ में आया कि मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है एक्चुअल में या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से टर्मिनल पे प्रिंट भी करवा सकते हो। देन आफ्टर आप क्या करोगे? हम्म, अब जो आपको रिस्पॉन्स मिला है, तो कुछ इस तरीके से हमें रिस्पॉन्स मिलता है। कंटेंट होता है, इससे पहले कैंडिडेट भी होता है ना? एक कैंडिडेट होता है, उसके अंदर कंटेंट्स होता है, फिर पार्ट्स होता है, पार्ट्स के अंदर टेक्स्ट होता है। तो हमें प्रॉपरली इसमें से रिस्पॉन्स निकालना है हमें हमारा। तो हम क्या करेंगे? टेक्स्ट इक्वल टू रिस्पॉन्स तो हमारा आया किसके अंदर? डेटा के अंदर। अब देखो ये ऑप्शन भी हमें आ रहा है, डेटा डॉट डेटा के अंदर मैंने क्या बोला आपको? कैंडिडेट्स होता है। मैं आपको अभी ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, डेटा कैंडिडेट्स जीरो, यहाँ पे लिखा कंटेंट पार्ट्स जीरो, टेक्स्ट, और अगर आगे पीछे कुछ आपका ज़्यादा स्पेस हो, इंडेंटेशन वगैरह हो, तो उसको स्ट्रिप कर दे, हटा दे। तो अब इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है? ठीक है, मैं यहाँ पे कमेंट लिख के बता देता हूँ आपको, देखता हूँ यहाँ पे क्या कुछ बता रहा है क्या। अगर मैं आपको बताऊँ कि कैंडिडेट क्या होता है ना? कैंडिडेट का मतलब होता है आउटपुट का लिस्ट।
आउटपुट लिस्ट। ठीक है, तो आउटपुट की लिस्ट होती है कैंडिडेट, लेकिन मैंने पहला जो आउटपुट होता है वो लिया, जीरो लगाया, मतलब पहला जो आउटपुट होता है वो लिया। ठीक है, मल्टीपल आउटपुट भी होते हैं। आप देखते हो कि अ, आपका जो एआई आपको जो रिस्पॉन्स देता है तो उसमें मल्टीपल रिजल्ट भी होते हैं, तो हमें केवल पहला रिजल्ट चाहिए। और कंटेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, कंटेंट आपका रहेगा जो रिस्पॉन्स कंटेंट कंटेंट आपको मिलेगा, रिस्पॉन्स का मेन कंटेंट। और पार्ट्स की बात करें तो टेक्स्ट का पार्ट्स एरे। ठीक है, मल्टीपल पार्ट्स में हमें रिस्पॉन्स मिलता है, तो हमें केवल पहला रिस्पॉन्स चाहिए, तो हमने जीरो लिखा। और उसके बाद है आपका टेक्स्ट, है ना। टेक्स्ट जो है आपका एक्चुअल जो आउटपुट रहेगा वो टेक्स्ट होता है। तो ये इस तरीके से हम गेट करते हैं, कैंडिडेट के अंदर कंटेंट्स, कंटेंट्स के अंदर पार्ट्स, पार्ट्स के अंदर मल्टीपल टेक्स्ट भी हो सकते हैं। सॉरी, टेक्स्ट तो एक ही रहेगा, पार्ट्स मल्टीपल हो सकते हैं। तो हमने पहला पार्ट लिया और टेक्स्ट लिया, तो ये इस तरीके से हमने प्रॉपरली उसको निकाला टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो टेक्स्ट के अंदर हमारा रिस्पॉन्स आ गया। एंड उसके बाद टेक्स्ट, ओके, टेक्स्ट के अंदर हमारे पास जो रिस्पॉन्स आया है, अब हम अ, अब हमें उसको कन्वर्ट करना है किस किस में। टेक्स्ट में हमें दो चीज़ें मिली होंगी, एक्सप्लेनेशन और लर्न मोर, ये दो चीज़ें मिली होंगी। तो एक्सप्लेनेशन और लर्न मोर मुझे क्यों मिलेगा, अभी मैं आपको जब व्यू बनाऊंगा, व्यूज डॉट पी वाई में जब फंक्शन बनाऊंगा, तो मैं पूरे रूल्स बताऊंगा वहाँ पे। हम जब भी प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो प्रॉम्प्ट में हम ये भेजेंगे कि मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए और लर्न मोर चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जेसन डॉट लोड्स करूँगा। अब जो मुझे रिस्पॉन्स मिला है वो जेसन के फॉर्मेट में मिला है, तो मैंने जेसन डॉट लोड्स किया ताकि मैं रिस्पॉन्स को कन्वर्ट कर लूँ किस में, डिक्शनरी के फॉर्म में। और उसके अंदर मुझे ये दो की मिलेंगे, तो इस टेक्स्ट को मैंने इसके अंदर पास किया ताकि मैं उसको कन्वर्ट कर लूँ किस में, पाइथन डिक्शनरी में, और उसको एक ओबीजे नाम के वेरिएबल में रिसीव कर लिया। फिर उसके बाद मैंने कुछ ऊपर इंपोर्ट हो गया क्या? ठीक है, ये गलत इंपोर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रिटर्न में दे दिया। इसको एक काम करता हूँ, अभी हटा देता हूँ। अब ओबीजे के अंदर अगर मेरा जो है कन्वर्ट होके आ गया होगा डिक्शनरी के फॉर्म में, तो मैं उसको रिटर्न करवा दूंगा। तो मैंने लिखा रिटर्न, और रिटर्न के अंदर मैंने एक्सप्लेनेशन को रिटर्न करवा दिया, ओबीजे डॉट गेट एक्सप्लेनेशन। और जो भी अगर मेरा एक्सप्लेनेशन मुझे मिला होगा तो वो मैं रिटर्न करवा दूंगा, और नहीं मिला होगा तो मैं ब्लैंक स्ट्रिंग रिटर्न करवा दूंगा। ठीक है, और मैं इसको एस में कन्वर्ट करके इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कॉलन एस टी आर ओबीजे डॉट गेट एक्सप्लेनेशन मिला, तो वो एक्सप्लेनेशन हमने, अगर हमें हमें जो जेसन रिस्पॉन्स मिला है तो उसमें एक्सप्लेनेशन की अगर होगा तो वो एक्सप्लेनेशन हमें रिटर्न मिल जाएगा, नहीं मिला होगा तो ब्लैंक स्ट्रिंग आ जाएगा। और दूसरा हमने दे दिया लर्न मोर, तो लर्न मोर में भी हमने वही किया, एस टी आर ओ बी जे डॉट गेट, अगर ये की मुझे मिला होगा हमारे डिक्शनरी के अंदर तो उसको मैंने यहाँ पे लर्न मोर के अंदर डाल के रिटर्न करवा दिया, और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। और अगर किसी रीज़न से हमारा प्रॉपरली जो है डिक्शनरी में कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो हम ये जो टेक्स्ट है उसको एज इट इज ही प्रोवाइड कर देंगे। हो सकता है हमें जो रिस्पॉन्स मिला है, हमने तो
जेमिनाई को बोला था कि हमें एक्सप्लेनेशन देना और लर्न मोर, ये दो कीज़ के फॉर्म में डेटा देना। बट अगर नहीं दिया उसने तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्शन प्रोवाइड कर देंगे। और मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न एक्सप्लेनेशन में मैंने, अब मुझे अगर जो डेटा मिला है रिस्पॉन्स में उसमें अगर ये की नहीं है तो जो भी मुझे मिला है जिस भी फॉर्मेट में वो मैंने दे दिया कि चलो कुछ नहीं मिला, अगर इस फॉर्मेट में नहीं आया मेरा तो जिस जिस भी फॉर्मेट में आया वो मैं एक्सप्लेनेशन में डाल दूंगा, लर्न मोर के अंदर मैं ब्लैंक डाल दूंगा। ठीक है, अब ये एक्सप्लेनेशन क्या है, लर्न मोर क्या है, वो भी आगे आपको पता चलेगा। वैसे मॉडल्स के अंदर मैंने दिया था यहाँ पे एक्सप्लेनेशन और लर्न मोर, ये दो कीज मुझे यहाँ पे चाहिए रहेंगे, क्योंकि मुझे जो अपना आउटपुट चाहिए उसमें ये दो चीज़ें चाहिए, एक्सप्लेनेशन और लर्न मोर। ठीक है, मैं जब रिक्वेस्ट भेजूंगा, जब मैं अपना प्रॉम्प्ट लिखूंगा तो मैं बताऊंगा कि मुझे इस तरीके से मुझे हमारा आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो ये फाइल आपने प्रॉपरली बना ली होगी, इसमें आप कोई मिस्टेक मत करना, मैंने भी काफ़ी टाइम लगाया। ठीक है, इसको आप प्रॉपरली चेक कर लो अच्छे से, अगर कुछ मिस्टेक आएगी तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आगे वाले वीडियो में भी आपको फिर से ये दिखा दूंगा। और व्यूज डॉट पी वाई में जाते हैं, अब हम कुछ फंक्शंस बना लेते हैं। ठीक है, आज हम पूरा बैकएंड वाला पार्ट कर रहे हैं क्योंकि तीन चार फंक्शन बनेंगे और वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, है ना। जब तक आप इसको एक बार फिर से चेक कर लो। ठीक है, इसको आप चेक कर लो और जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ओके, व्यूज डॉट पी वाई में जाते हैं और कुछ फंक्शंस बना लेते हैं। अब सबसे पहले एक बार मैं मॉडल्स आपको दिखा देता हूँ। देखो, चॉइसेस के अंदर हमारे चॉइस रहेंगे क्वेश्चन के, और क्वेश्चन के अंदर हमारा क्वेश्चन का टेक्स्ट रहेगा, डिफ़िकल्टी रहेगा, और चॉइस वाला जो मॉडल है वो क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है, और रिलेटेड नेम भी हमने दिया हुआ है ताकि रिवर्स रिलेशन भी हम कर पाएँ। ठीक है, पेरेंट से चाइल्ड को एक्सेस कर पाएँ। क्विज़ अटेम्प्ट के अंदर आपका जो रहेगा, जब क्विज़ स्टार्ट होगा तो प्लेयर का जो नाम रहेगा, डिफ़िकल्टी रहेगा, टोटल क्वेश्चंस कितने उसको मिलेंगे, और स्कोर कितना बना, तो ये पूरा जो क्विज़ अटेम्प्ट की डिटेल होगी वो इसमें रहेगी। इसमें डिटेल कब आएगी, जब हमारा ये वाला पेज, जो हमारा पहला पेज था, पहला पेज आपको कहाँ दिखेगा। हम्म, अभी हमारा ये चल नहीं रहा, बैकएंड एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमारा सर्वर हमने स्टार्ट कर दिया, और जेंगो सर्वर स्टार्ट करने के बाद आप जब होम पे जाते हो तो यहाँ पे जब अपना नाम डालते हो, डिफ़िकल्टी सेलेक्ट करते हो, सब स्टार्ट क्विज पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन इसमें चले जाएगी, प्लेयर का नाम, डिफ़िकल्टी जो भी हार्ड इजी जो भी उसने सेलेक्ट किया होगा, और टोटल क्वेश्चन हम डिसाइड कर लेंगे। अभी जैसे डिफ़ॉल्ट में यहाँ 10 दिया हुआ है, हालांकि व्यूज़ में मैं चेंज करूँगा, शुरू में हम 5 क्वेश्चन लेके चलेंगे। और स्कोर, स्कोर तो बाद में आएगा। स्टार्टिंग टाइम हमारा आ जाएगा अपने आप, जैसे ही हमने सबमिट यहाँ पे क्लिक किया स्टार्ट क्विज पे तो हमारा जो स्टार्टिंग टाइम है वो आ जाएगा। कंप्लीशन टाइम बाद में आएगा, जितने टाइम में वो कंप्लीट करेगा। और ये टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट मतलब इतने टाइम में आपको क्विज जो है ख़त्म करना है ना। आपका जो है इतने टाइम में क्विज अपने आप जो है ख़त्म हो जाएगा। और कंप्लीटेड एट में क्या रहेगा, आपने कितने टाइम में ख़त्म किया। मान लो हमने 10 मिनट का टाइम दिया है, लेकिन हो सकता है मैंने 5 ही मिनट में ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो 5 मिनट में ख़त्म कर दिया, तो जितना टाइम रहा होगा जब मैंने फाइनल सबमिट किया तो वो हमारा जो करेंट टाइम होगा उस समय वो हम इसमें असाइन कर देंगे। और एक्सपायर रेट में टाइम अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, जैसे ही हमारा क्विज स्टार्ट होगा तो इसमें हम एक्सपायर टाइम डाल देंगे।
ठीक है। अगर 5 मिनट का टाइम है तो 5 मिनट का कैलकुलेशन करके हम इसमें टाइम डाल देंगे। और अटेम्प्ट आंसर में क्या आएगा, देखो जो प्लेयर की पूरी इन्फॉर्मेशन थी, स्कोर वगैरह, वो इसमें आ गया। अटेम्प्ट आंसर में क्या रहेगा, जो क्वेश्चंस हमें उसको दिखाने हैं। क्वेश्चंस तो इसमें रहेंगे, बट हमें सारे क्वेश्चंस तो दिखाने नहीं है, हमें तो उसको क्वेश्चंस जो है रैंडम ऑर्डर में दिखाने हैं। तो हम क्वेश्चंस को रैंडम ऑर्डर में दिखा पाएँ, तो अटेम्प्ट आंसर के अंदर हम पहले ही कुछ रैंडमली क्वेश्चन को जो है रैंडमली गेट करके इसके अंदर सेट करवा देंगे। ठीक है। इसका ऑर्डर डाल देंगे कि कौन सा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो ऑर्डर के अंदर 1, फिर ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, 5 क्वेश्चन है तो ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, इसमें नंबर हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर। सिलेक्टेड चॉइस में जो यूज़र ने चॉइस को सिलेक्ट किया और करेक्ट आंसर था या नहीं था, वो इसके अंदर डिटेल जाएगी, और एक्सप्लेनेशन एआई का भी हमारा इसी में रहेगा। ठीक है। तो इस चीज़ को आपने अच्छे से देख लिया। अब आप यहाँ पे इजीली बना पाओगे। देखो, सबसे पहले तो मैंने एक फंक्शन बना दिया जो टाइम ओवर चेक करेगा। तो मैंने लगा दिया इज टाइम ओवर, इज टाइम ओवर। ठीक है, ये हमने खुद का एक फंक्शन बनाया, इज टाइम ओवर। और इसके अंदर मैंने दे दिया अटेम्प्ट। ठीक है, इसमें हम अटेम्प्ट को पास करेंगे। कैसे आएगा अटेम्प्ट इसमें, अभी हम आगे देखेंगे। तो अटेम्प्ट, ठीक है, ये तो पैरामीटर हो गया। इसमें हम एक पैरामीटर रिसीव करेंगे, और पैरामीटर एक्चुअल में क्या रहेगा, जो हमारा अटेम्प्ट की इंफॉर्मेशन रहेगी, ये वाला अटेम्प्ट आंसर। अटेम्प्ट आंसर के अंदर आपके पास क्या है, एक एक्सपायर टाइम है। नहीं, इसके अंदर क्विज अटेम्प्ट, क्विज अटेम्प्ट को हम पास करेंगे उसके अंदर, फंक्शन के अंदर। और इसमें जो एक्सपायरेशन वाला टाइम होगा वो हम चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अटेम्प्ट डॉट एक्सपायर एट, अगर एक्सपायर एट में नन है, ठीक है, अभी एक्सपायरेशन टाइम अभी सेट नहीं है अगर, तो फॉल्स रिटर्न करो, मतलब टाइम ओवर नहीं हुआ है। ठीक है, बट अगर एक्सपायर रेट में आपको जो है डेटा मिलता है, तो आप चेक करोगे रिटर्न टाइम जोन डॉट नाउ। और इसके लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा किसको, टाइम जोन डॉट नाउ के लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम जेंगो। मैं इंपोर्ट कर लूँगा फ्रॉम जेंगो डॉट यूटिल्स इंपोर्ट टाइम जोन। ओके। तो मैंने यहाँ पे चेक किया, अगर एक्सपायर रेट वाली फील्ड में अभी नन है, मतलब ब्लैंक है, तो फॉल्स रिटर्न करो, मतलब आपका टाइम अभी एक्सपायर नहीं हुआ है। और अगर इसमें आपका डेटा मिल चुका है, तो आप यहाँ पे चेक करो कि अभी का जो टाइम है, अभी आपके वॉच में जो करंट टाइम है, अगर वो बड़ा है किससे, एक्सपायरेशन वाले टाइम से, बड़ा या बराबर भी लिख सकते हो। ठीक है, आपका जो अभी जो वॉच में आपका टाइम हो रहा है, अगर वो ज़्यादा है किससे, एक्सपायरेशन वाले टाइम से, तो फिर आप यहाँ पे क्या रिटर्न करोगे, यहाँ पे आपको ट्रू मिलेगा, मतलब टाइम ओवर हो चुका है। ठीक है। हम्म, ठीक है, इसमें नन है, मतलब अभी जो है आपका कन्फिग्रेशन ही नहीं हुआ है। और अगर कन्फिग्रेशन हो चुका है, इसके अंदर डेटा है, तो बस आपको चेक करना है अभी का जो टाइम है, अगर वो बड़ा है एक्सपायरेशन वाले टाइम से, तो मतलब आपका टाइम ओवर हो चुका है, बड़ा है या बराबर है। ओके, अब नेक्स्ट हम फंक्शन बनाएंगे। पहले कुछ इंपोर्ट स्टेटमेंट और लिख देते हैं, लाइक एक में टाइम डेल्टा को भी यूज़ करूँगा, फ्रॉम डेट टाइम, फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट। अब आपको यहाँ बहुत ध्यान लगा के समझना है। ठीक है, आप लिख तो लोगे कॉपी करके, बट आप समझते भी जाओ पूरा। इम्पोर्ट, हिंट क्यों नहीं आ रहा है मुझे यहाँ पे, फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट टाइम डेल्टा। अच्छा, ये नीचे तो आ रहा है हिंट, एआई वाला हिंट नहीं आ रहा था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इम्पोर्ट कर लो किसको, टाइम डेल्टा को, डेट टाइम से।
टाइम डेल्टा से हम क्या कर सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन करवाना हो टाइम का, टाइम में हमें कुछ आगे पीछे करना हो या सेकंड्स के फॉर्म में लाना हो टाइम को, वो सारी चीज़ें हम करते हैं, डेज निकालना हो, सेकंड्स निकालने हो। ठीक है, नेक्स्ट हमें एक फंक्शन बनाना है। तो मैं एक व्यू फंक्शन बना लेता हूँ, नाम इसका रख दिया स्टार्ट अंडरस्कोर क्विज। अच्छा, हिंट नहीं आ रहा है क्योंकि ये काफ़ी सारे सजेशन मेरे पास आ चुके हैं 100%, मतलब अब सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। ओके, ये हिंट बंद हो गए मेरे पास, यहाँ पे कोटा रीच्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिफाइन स्टार्ट अंडरस्कोर क्विज, और इसके अंदर मैंने लिख दिया रिक्वेस्ट। ठीक है, तो अब मुझे खुद से करना पड़ेगा, एआई कोई हेल्प नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, स्टार्ट क्विज ये फंक्शन कब चलेगा, जब हम, जो हमारा ये वाला पेज है, हम्म, यहाँ पे जब हम नाम देंगे और डिफ़िकल्टी लेवल सेट करेंगे और स्टार्ट क्विज पे क्लिक करेंगे, तो हमारा जो है क्विज स्टार्ट हो जाएगा, ये फंक्शन चलेगा इस बटन पे क्लिक करके। इस बटन पे क्लिक करके हमारा ये वाला फंक्शन चलेगा। तो मुझे यहाँ पे दो चीज़ें मिलेंगी, नाम भी मिलेगा और ये डिफ़िकल्टी लेवल भी मिलेगा। इन दोनों को मैं यहाँ पे गेट कर लूँगा। तो मैंने लगा दिया रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। ठीक है, पोस्ट मेथड से मुझे नाम मिलेगा, तो वो नाम में रिसीव कर लूँगा नेम नाम के वेरिएबल में। इसी तरह मुझे डिफ़िकल्टी मिलेगा, डिफ़िकल्टी को मैं रिसीव कर लूँगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। और यहाँ पे मैंने डिफ़िकल्टी को भी रिसीव कर लिया। ठीक है, आपको पता होगा, आपने ये फॉर्म बनाया था पिछले वीडियो लेक्चर में, होम के अंदर आपने यहाँ पे मेथड पोस्ट यूज़ किया था, इसीलिए पोस्ट के थ्रू आपने डेटा को गेट किया। और ये नाम देख लेना, ये नेम है और ये डिफ़िकल्टी है। तो ये दोनों दोनों आपने जो नाम दिए हैं उसी से आप डेटा को गेट करोगे, नेम और डिफ़िकल्टी ये दोनों आपने गेट कर लिए वैल्यू। उसके बाद आप इनको डेटाबेस में स्टोर करोगे और अटेम्प्ट नाम के, अटेम्प्ट अटेम्प्ट के अंदर हम रिसीव कर लेंगे, अटेम्प्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। तो डेटा इंसर्ट करना है मुझे क्विज के अंदर, क्विज अटेम्प्ट, क्विज अटेम्प्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, क्विज अटेम्प्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट। और ये सजेशन, ठीक है, नेक्स्ट टाइम चलाऊंगा तो आ जाएगा क्या? ठीक है, चलो अपने से ही कर लेते हैं, क्विज अटेम्प्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट। अब क्विज अटेम्प्ट में हमें ये एरर डिस्प्ले हो रही है क्योंकि हमने सारे के सारे मॉडल्स को इंपोर्ट नहीं करवाया। तो एक ही बार में सारे के सारे जो मॉडल्स हैं वो इंपोर्ट कर लेते हैं। फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट स्टार, तो सभी मॉडल्स हमारे इंपोर्ट हो जाएंगे। तो मैंने क्विज अटेम्प्ट मॉडल के अंदर मुझे डेटा स्टोर करवाना है, क्रिएट करवाना है। तो मुझे क्या क्या इंसर्ट करना है, मुझे प्लेयर का नाम इंसर्ट करना है, प्लेयर नेम, प्लेयर अंडरस्कोर नेम। तो प्लेयर के नाम के अंदर मैंने नाम को इंसर्ट कर दिया जो मुझे फ्रंट एंड से मिला था। और दूसरा डिफ़िकल्टी, तो डिफ़िकल्टी के अंदर हमने डिफ़िकल्टी जो हमें फ्रंट एंड से मिला वो स्टोर करवा दिया। और टोटल क्वेश्चन बाय डिफ़ॉल्ट तो डेटाबेस के अंदर 10 है, लेकिन मैं अभी कम दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे रखा टोटल अंडरस्कोर क्वेश्चंस, टोटल अंडरस्कोर क्वेश्चंस, और मैंने दे दिया 5। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे
मॉडल्स के अंदर ये फील्ड्स आप देख लेना, प्लेयर नेम, डिफ़िकल्टी और टोटल अंडरस्कोर क्वेश्चंस। अगर हम नहीं देंगे टोटल क्वेश्चन तो डिफ़ॉल्ट 10 रहेगा, बट अगर हम देना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे बता दिया कि जैसे ही यूज़र यहाँ पे स्टार्ट क्विज पे क्लिक करेगा तो हमने 5 क्वेश्चन रख दिए कि मैक्सिमम इतने क्वेश्चन मिलेंगे, और नाम वगैरह सेट कर दिया, प्लेयर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेट हो गई। और उसके बाद अब देखो मैं यूज़र का लॉगिन तो करवा नहीं रहा हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं तो यूज़र का डेटा टेम्परेरी रखना पड़ेगा, हम्म, ताकि हमें पता चल पाए कि इसका सर्टिफिकेट जनरेट करवाना है, सर्टिफिकेट भी हमें जनरेट करवाना है ना। तो मैं एक ट्रैक रखना चाहता हूँ कि इस यूज़र ने ये सारा काम किया है। तो अटेम्प्ट आईडी को मैंने रख दिया सेशन के अंदर। ठीक है, हम डेटाबेस से भी कर सकते हैं, देखते हैं सेशन की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ से कर लेंगे। तो रिक्वेस्ट डॉट सेशन, इसके अंदर मैंने अटेम्प्ट आईडी को रख दिया। ठीक है, मतलब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, तो उसमें एक आईडी भी क्रिएट हुआ होगा, तो वो आईडी मैंने यहाँ पे रख दिया। आईडी तो यूनिक होता है, उसको मैंने सेशन के अंदर सेट कर दिया। और उसके बाद ये अभी मैंने रिकॉर्ड तो क्रिएट कर लिया, लेकिन मुझे उसमें और भी डेटा इंसर्ट करना है। मुझे ये भी चाहिए, स्कोर भी चाहिए, कंप्लीशन डेट, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो जो जो मुझे अभी समझ में आ रहा है तो वो मैं इंसर्ट करवा लेता हूँ, अपडेट करवा लेता हूँ। तो अटेम्प्ट डॉट टाइम लिमिट इन सेकेंड्स इक्वल टू मैंने कर दिया 300। 300 का मतलब क्या हो जाएगा, 500, 5 मिनट। ठीक है, 300 का मतलब 5 मिनट्स। हमने अभी ये इंटीजर वैल्यू डाली है, एक्चुअल में ये सेकेंड्स वगैरह नहीं है। मैंने 300 सेकेंड्स में इसको बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्चुअल में जो अभी मैं डेटा इसमें डाल रहा हूँ तो इंटीजर वैल्यू डाल रहा हूँ। तो मैंने 300 वहाँ पे दे दिया। 300 का मतलब क्या होता है, 5 मिनट होता है, क्योंकि 1 मिनट में हमारे 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 5 इंटू 60 करेंगे तो 300 आ जाएगा। तो 300 कर दिया मतलब 5 मिनट। और उसके बाद ये तो मैंने सेट कर दिया। अब हमारा एक्सपायरेशन वाला जो टाइम है, अटेम्प्ट डॉट एक्सपायर सेट, हमारा अटेम्प्ट एक्सपायर कब होगा। तो जैसे ही हम स्टार्ट क्विज पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक्सपायरेशन टाइम भी उसी समय कैलकुलेट हो जाएगा कि इतने इतने टाइम बाद आपका जो है क्विज जो है ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने कर दिया टाइम जोन डॉट नाउ। आपने क्विज को कब स्टार्ट किया तो वो टाइम जोन डॉट नाउ से मिल जाएगा, मतलब आपका जो करंट टाइम है प्रेजेंट में, तो वो मिल गया टाइम जोन डॉट नाउ प्लस टाइम डेल्टा। टाइम डेल्टा को यूज़ कर लिया और यहाँ पे मैंने दे दिया सेकेंड्स इक्वल टू अटेम्प्ट डॉट टाइम लिमिट सेकेंड्स। एक बार मैं इसको क्लोज करके चेक करता हूँ, शायद एआई काम करने लगे। अदरवाइज हमें सब कुछ खुद से लिखना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। एआई तो हमारा, ठीक है, हमारा एआई अभी कोई सजेशन यहाँ पे नहीं देगा क्योंकि 100% हो चुका है। ओके, चलो ठीक है, खुद से करते हैं। अटेम डॉट एक्सपायर सेट, तो यहाँ पे मैंने दे दिया टाइम जोन डॉट नाउ, मतलब अभी का जो टाइम है उसमें आप क्या करो, प्लस कर दो 300 सेकेंड्स को जो आपका इसमें सेट है। ठीक है, तो ये जो टाइम है आपका अटेम्प्ट डॉट टाइम लिमिट सेकेंड्स, अटेम्प्ट डॉट
टाइम अंडरस्कोर लिमिट अंडरस्कोर सेकेंड्स, मतलब ये 300 सेकेंड जो भी इसमें होगा। तो इसको मैंने सेकेंड्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया, टाइम डेल्टा से आप कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, क्योंकि इसमें एक इंटीजर वैल्यू है। तो मैंने उसको पहले सेकेंड्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर इसमें प्लस किया, अभी के टाइम में प्लस कर दिए 5 मिनट। तो आप अभी के टाइम से आगे वाला जो 5 मिनट के बाद जो टाइम होगा वो मुझे इसके अंदर रिसीव हो जाएगा। तो मुझे एक्सपायरेशन टाइम भी मैं इसके अंदर सेट करवा दूंगा। अभी मैंने केवल असाइन किया है, मैंने डेटा सेव नहीं किया। तो अब मुझे डेटा को सेव भी करवाना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा अटेम्प्ट और अटेम्प्ट डॉट सेव। इतना लिखने से भी सेव हो जाता है, बट आप अगर थोड़ा इसको और ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो आप यहाँ बता सकते हो अपडेट फील्ड्स। अपडेट फील्ड्स में आपने बता दिया टाइम लिमिट। ठीक है, आपकी जो दोनों फील्ड्स थी उनके नाम आपने बता दिए कि आपको ये दोनों फील्ड्स को केवल अपडेट करना है। तो इससे क्या होता है, थोड़ा और ऑप्टिमाइज हो जाता है, अननेसेसरीली पूरा जो फुल रो है वो अपडेट नहीं होगी, जो जो आपने बताया केवल वही अपडेट होगा। तो आपको ये अपडेट करना है और एक्सपायरेशन टाइम अपडेट करना है। ठीक है, तो अटेम्प्ट डॉट सेव और आपने बता दिया कि ये दोनों फील्ड्स को आपको अपडेट करना है। ठीक है, इतना हो गया। तो देखो ये सब हमने इंसर्ट कर दिया क्विज अटेम्प्ट के अंदर। प्लेयर का नाम, डिफ़िकल्टी, टोटल अंडरस्कोर क्वेश्चंस, और ये सेशन के अंदर आईडी दे दिया। उसके बाद हमने टाइम लिमिट सेकंड्स और एक्सपायरेशन टाइम ये दोनों कैलकुलेट कर लिया और उसको भी अपडेट करवा दिया। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था, जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे स्टार्ट क्विज पे, तो जो भी हमारा हमें मिलता गया वो हमने सेव कर दिए। सेव करने के बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस को निकाल लेते हैं कि यूज़र को हमें कौन कौन से क्वेश्चंस दिखाने हैं। तो मैंने लिखा क्वेश्चन इक्वल टू, हमें 5 क्वेश्चन दिखाने हैं यूज़र को। ठीक है, हम चाहते हैं, अब देखो मेरे पास तो 30 क्वेश्चंस थे टोटल। हर एक कैटेगरी में मैंने 30 क्वेश्चन इंसर्ट किए थे, और भी इंसर्ट कर सकता हूँ। तो मुझे केवल 5 क्वेश्चंस उसको दिखाने हैं और रैंडमली दिखाने हैं। तो मैं यहाँ से पहले क्वेश्चंस को निकाल लेता हूँ। तो मैं क्वेश्चन मॉडल के पास गया और मैंने डेटा को निकाला। डिफ़िकल्टी बता दिया मैंने कि जो यूज़र ने डिफ़िकल्टी लेवल सेलेक्ट किया है उसी डिफ़िकल्टी लेवल का यूज़ करके आप क्वेश्चंस को निकालो। तो क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस निकालो, और यहाँ पे मैंने लगा दिया ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय, अब ऑर्डर बाय में आप या तो नेगेटिव वैल्यू देते हो तो आपका जो डेटा आता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है, और बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में आता है पॉजिटिव वैल्यू में। बट मैंने यहाँ लगा दिया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है जो डेटा आएगा ना तो वो असेंडिंग में आएगा ना डिसेंडिंग में आएगा, वो आएगा रेंडमली। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क आप ध्यान में रखना, जब आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो तो आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो रेंडमली मिलेंगे हर बार, कोई फिक्स नहीं रहेगा। क्यूएस के अंदर आपका रैंडम डेटा आ गया, और तो इसके अंदर मेरे क्वेश्चंस आ गए। और एक मैंने लगा दी कंडीशन, अगर डेटाबेस में मान लो हमारा जो डिफ़िकल्टी लेवल हमने दिया है, जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे मीडियम या इजी, जो भी सिलेक्ट किया। अब हो सकता है इजी वाले क्वेश्चन हमारे डेटाबेस में केवल 3 क्वेश्चन हो, हमें तो 5 चाहिए। तो हम पहले तो ट्राई करेंगे कि जो यहाँ से सेलेक्ट किया है डिफ़िकल्टी लेवल वहीं से क्वेश्चन आए। बट अगर किसी रीज़न से उसमें क्वेश्चन कम है उस वाले डिफ़िकल्टी में, तो दूसरे वाले से भी वो ले सकता है, कहीं से भी ले सकता है। ठीक है, कहीं से भी डेटा निकल के आ जाए, कोई से भी मतलब डिफ़िकल्टी लेवल से आ जाए। तो हमने चेक कर लिया जो क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं, अगर उनका काउंट जो है
छोटा है, हमने काउंट करके देखा क्यूएस के अंदर, क्वेरी सेट के अंदर जो क्वेश्चंस आए, अगर वो कम है किससे, टोटल क्वेश्चन से। हमने जो टोटल क्वेश्चन डिसाइड किए थे कि मुझे 5 क्वेश्चन चाहिए, जितने भी आपने रखे होंगे आपके ऊपर है, ये आप चेंज कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैंने बोला कि मैंने 5 रखा है, तो अगर 5 क्वेश्चन से कम होंगे तो आपका इजी वाले ना मिले तो आप हार्ड वाले ले लो या मीडियम वाले ले लो। ठीक है, तो आप दूसरे उससे भी डेटा निकाल सकते हो। तो मैंने लिखा क्यू एस इक्वल टू क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, क्यू एस क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, फिल्टर नहीं, यहाँ पे मैंने कर दिया ऑल, सभी जगह से निकाल लो, कोई डिफ़िकल्टी लेवल का मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रैंडम ऑर्डर में निकालना। तो मैंने ऑर्डर बाय लगा के क्वेश्चन मार्क दे दिया, इससे क्या होगा, डेटा मुझे जो क्वेश्चंस आएंगे वो रैंडम ऑर्डर में आएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। इसमें मैंने क्या लिखा है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन निकालो, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से निकालो। लेकिन इन केस अगर जो क्वेश्चंस मेरे पास आए वो कम है, हो सकता है मैंने मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल लिया है और उसमें मेरे 5 क्वेश्चन नहीं है, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन से चेक कर लिया, अगर मेरे क्वेश्चन कम है तो हम दूसरे डिफ़िकल्टी लेवल से भी क्वेश्चंस को ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने कंडीशन दे दी। बाकी आप अगर स्ट्रिक्ट हो कि उसी लेवल से आना चाहिए, तो फिर उसके हिसाब से फिर और कंडीशन आपको लगानी पड़ सकती है, या तो आपके पास इनफ क्वेश्चंस होने चाहिए हमेशा। तो मैंने एक फॉल बैक लगा दिया कि अगर ऐसा हो तो दूसरे में से भी आप निकाल सकते हो। ओके, अब क्या करेंगे हम, अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, सेलेक्टेड, एक वेरिएबल बना दिया सेलेक्टेड नाम का। और जो हमें तो पूरे क्वेश्चन तो चाहिए नहीं, हो सकता है इसमें मेरे पास 30 क्वेश्चन आ गए, 50 क्वेश्चन आ गए, डेटाबेस में जितना होगा सब मैंने निकाल लिया। लेकिन मैं यहाँ पे, मुझे तो केवल 5 क्वेश्चन चाहिए, या फिर जो भी मेरा इसमें है, जितने भी नंबर यहाँ पे मैंने दिया है उतने क्वेश्चन मुझे चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया और बोला कि मुझे केवल स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन निकाल के दे दो। तो मुझे शुरुआत तो करनी है 0 से, जो पहला रिजल्ट होगा वहाँ से, लेकिन मुझे चाहिए केवल इस 5 क्वेश्चंस। तो मैंने दे दिया अटेम्प्ट डॉट टोटल अंडरस्कोर क्वेश्चंस। तो ये आपको स्लाइसिंग पता है, पाइथन में आपने स्लाइसिंग देखा होगा, स्टार्टिंग से चालू हुआ और कहाँ तक जाएगा, जितना आपका डेटा इसमें है, अटेम्प्ट के अंदर टोटल अंडरस्कोर क्वेश्चंस में। तो 5 क्वेश्चन आपके निकल के आ गए और सेलेक्टेड के अंदर चले गए। ठीक है, वो लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया हमने, ताकि अब आगे जब यूज़ करेंगे तो हमें बार बार जो है डेटाबेस में हिट ना करना पड़े, तो लिस्ट में कन्वर्ट करने से थोड़ा ऑप्टिमाइज हो जाता है। ठीक है, देखो बिना एआई के कर रहा हूँ, अभी कोई एआई का हिंट भी नहीं आ रहा। तो है ना, बिना एआई के भी मैं अच्छे अच्छे लॉजिक्स यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने किया अब देखो मुझे क्या चाहिए, अब ये हमारे क्वेश्चंस भी आ गए। अब हमें क्वेश्चन सेट करना है कि हम क्वेश्चन किस ऑर्डर में देंगे, तो वो हमें स्टोर करना पड़ेगा इसके अंदर। जो क्वेश्चंस मेरे पास आ गए, तो जो 5 क्वेश्चन है वो मुझे इसके अंदर सेट करना है, अटेम्प्ट आंसर के अंदर। तो यहीं से हम उसको एक एक करके क्वेश्चन दिखाएंगे यूज़र को, एक पेज पे उसको एक क्वेश्चन मिलेगा। जैसे ये मान लो हमारा इस तरीके से क्वेश्चन मैंने लिया नहीं है यहाँ पे, हाँ इस तरीके से, हाँ ना, इस तरीके से एक क्वेश्चन आएगा, फिर 4 ऑप्शन आएंगे, फिर सबमिट करेंगे तो फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा। तो जितने भी टोटल क्वेश्चन होंगे वो हम दिखाएंगे। तो वो डेटा पहले हमें इसमें स्टोर करना पड़ेगा अटेम्प्ट आंसर के अंदर, तो वहीं से लाके हम एक एक क्वेश्चन यूज़र को दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो अब वो ऑर्डर भी मुझे चाहिए। तो ऑर्डर मुझे कैसे मिलेगा, आईडी, आईडी में यहाँ पे रिसीव कर लूँगा और यहाँ पे मैं क्वेश्चन रिसीव कर लूँगा।
कैसे रिसीव करूँगा, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे इन्यूमरेट का यूज़ कर लेता हूँ। पाइथन में आपने इन्यूमरेट अगर स्टडी किया होगा तो इन्यूमरेट क्या करता है, ये जो आपके सारे क्वेश्चंस आए, ठीक है, ये कहाँ से आए आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्ट से। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस, और मैंने बता दिया स्टार्ट करो कहाँ से, 1 से। देखो इन्यूमरेट आपका क्या करता है, आपको ये वैल्यू भी रिटर्न करते जाएगा, जो भी सिलेक्टेड के अंदर क्वेश्चंस हैं वो रिटर्न करते जाएगा, तो वो तो क्यू क्यू के अंदर रिसीव होंगे, और उसके अलावा हमें आईडी भी रिसीव होगी। तो आईडी को मैं आईडी एक्स के अंदर रिसीव करते जाऊंगा, है ना, यहाँ पे आईडी आएगा, यहाँ पे हमारा ये वैल्यू आएगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो इन्यूमरेट होता है वो 0 से स्टार्ट करता है, तो हमने बताया 1 से स्टार्ट करो, क्योंकि मुझे 0 से नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि पहला क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 इस तरीके से मैं उसको रख पाऊँ डेटाबेस के अंदर। तो इसीलिए मैंने इन्यूमरेट से इंडेक्स भी निकाल लिया और वैल्यू भी निकाल ली, लेकिन स्टार्ट मैंने इंडेक्स को 1 से किया। ओके, उसके बाद अब ये जो मुझे क्वेश्चंस मिले हैं उसको मैं सेव करवा लूँगा पहले डेटाबेस में, ठीक है, किसके अंदर, अटेम्प्ट आंसर के अंदर, अटेम्प्ट आंसर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, तो सेव करवा दूंगा। एक तो मैं ये अटेम्प्ट की इंफॉर्मेशन सेव करवा दूंगा, मतलब ये जो अटेम्प्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको हम इसके अंदर सेव करवा सकते हैं। देखो ये जो क्विज अटेम्प्ट था इसको हमने यहाँ पे एज अ फॉरेन की लिया हुआ है, और इसमें हमारे सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ये भी फॉरेन की है, और इसमें ऑर्डर रहेगा जो इंडेक्स मैंने वहाँ से इन्यूमरेट करके निकाला है, ठीक है, क्वेश्चन 1 के लिए 1, क्वेश्चन 2 के लिए 2, तो वो इंडेक्स नंबर हमारा यहाँ पे आते जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा अटेम्प्ट इक्वल टू अटेम्प्ट, ये आपने कॉलम बनाया हुआ है वही आपने दिया है, ये आपने कॉलम दिया है अटेम्प्ट, इसमें आपका यूज़र की इन्फॉर्मेशन हो गई, प्लेयर नेम, डिफ़िकल्टी, और उसके बाद आपका हो गया अटेम्प्ट हो गया, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका कॉलम था उसके अंदर, और जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्ट हमें मिलते गए वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए, सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्ट हमने निकाल लिए थे और उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया था, ताकि बार बार डेटाबेस हिट ना हो यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन को दे दिया, और उसके बाद ऑर्डर, क्वेश्चन का ऑर्डर, जैसे पहला क्वेश्चन है तो उसका ऑर्डर नंबर मैं चाहता हूँ 1 रहे, दूसरा क्वेश्चन उसका ऑर्डर नंबर क्या रहे, 2 रहे, तो ऑर्डर नंबर हमें यहाँ मिलते जाएगा, इन्यूमरेट की मदद से इंडेक्स नंबर मिलेगा। अच्छा ये इक्वल नहीं लगाते, क्या लिखते हैं, फॉर इन लगाते हैं, सॉरी, इन ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, इतना हुआ। तो इससे क्या होगा, क्विज का हमारा जो सीक्वेंस तैयार हो जाएगा कि किस ऑर्डर में क्वेश्चंस आने वाले हैं यूज़र को, एंड नेक्स्ट हम रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट। अभी थोड़ा बोरिंग वाला आपको लग रहा होगा, बट ये लॉजिक बहुत ही सॉलिड है, आप अच्छे से इनको समझो, और भी तरीके अलग अलग हो सकते हैं, है ना, अलग अलग लॉजिक से आप कर सकते हो, बट इससे आपके जो हैं लॉजिक स्ट्रॉन्ग होंगे इस तरीके की कोडिंग से। अभी हम फ्रंट एंड भी बनाएंगे तो आपको फिर इजीली जो है सब कुछ समझ में आएगा, एक बार मैं फिर से लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये सब जब हो गया मेरा, अटेम्प्ट आंसर के अंदर भी मेरा डेटा आ गया, क्वेश्चंस आ गए, तो फिर मैंने रीडायरेक्ट कर दिया कहाँ पे, क्विज अंडरस्कोर क्वेश्चन पे, ये सब हम बनाएंगे, ये सब पेजेस हम बनाएंगे, तो क्विज अंडरस्कोर क्वेश्चन पे हम रीडायरेक्ट करवाएंगे, और इसके अंदर देखो मैंने अटेम्प्ट का आईडी पास कर दिया और ऑर्डर के अंदर 1 पास कर दिया, ताकि हम पहली बार में जो क्वेश्चन दिखाएंगे तो पहला क्वेश्चन दिखाएंगे, है ना, ऑर्डर नंबर के हिसाब से।
जब ऑर्डर में 1 होगा तो पहला क्वेश्चन दिखाना है। फिर ऑर्डर की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो ऑर्डर में 2 आ जाएगा तो हम सेकंड वाला क्वेश्चन दिखाएंगे। फिर ऑर्डर को इंक्रीज़ करेंगे तो ऑर्डर नंबर में जो नंबर होगा उसी के हिसाब से हम क्वेश्चंस जो है दिखाएंगे। ठीक है। और इसके लिए हमारा कोई एंड पॉइंट भी रहेगा, वो हमें देना पड़ेगा। मान लो अभी मैं कमेंट में लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी मैंने यहाँ कमेंट में लिख दिया। वैसे तो मैं urls.py फाइल में दूंगा, तो इसका एक एंड पॉइंट हम इस तरीके से बना लेंगे, पाथ। और ये शायद मैंने बनाया भी है। अबाउट होम, ओके। ठीक है, होम पेज तो हमें होम होम पे दिखेगा, बट उसके बाद ये वाला जो फंक्शन चलेगा तो उसके लिए भी हमारा कुछ पाथ रहेगा, एंड पॉइंट रहेगा, तो हम कुछ इस तरीके से बना लेंगे। अभी मैंने यहाँ कमेंट में लिखा है, ये मुझे urls.py में लिखना पड़ेगा। और ये फंक्शन का नाम हो जाएगा हमारा start_quiz। अभी से लेके चलता हूँ ताकि आगे हमें इजी रहे, याद रहे हमें। और नाम इसका रख देंगे quiz_start। ठीक है, पाथ हमारा, इस पाथ पे हमारा ये फंक्शन चलेगा। और इसका कुछ भी नाम दे दिया, स्टार्ट क्विज रख दो, क्विज स्टार्ट रख दो, जो भी नाम आपको देना हो। ठीक है। अब इसी तरीके से ये ये फंक्शन हमारा कब चलेगा, जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्ट क्विज पे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही स्टार्ट क्विज पे क्लिक किया तो हमें पहला क्वेश्चन दिखाना है, ये वाला पेज दिखाना है। तो अब हमारा जो quiz_question यहाँ पे हमने रीडायरेक्ट कर दिया, तो इसका काम रहेगा ये क्वेश्चन को दिखाना। तो एक नया पाथ हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, अब हमें क्वेश्चंस दिखाना है 1 बाय 1। तो यहाँ पे अब एक मैं नया फंक्शन बनाने वाला हूँ, इसका नाम मैंने रख दिया question_view। question_view इस नाम का फंक्शन मैं बनाऊंगा। और इसका नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो। नाम दे दिया मैंने quiz_question, ये जो नाम दिया है यहाँ पे मैं रीडायरेक्ट करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे, जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन डाल के मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पे मुझे रीडायरेक्ट करना है। तो ये नाम मैंने यहाँ जो दिया है वो मैंने यहाँ दे दिया। और यहाँ पे हमारा एक पाथ हो जाएगा लाइक अटेम्प्ट / अब देखो मुझे दो चीज़ें यहाँ मिलेंगी, अटेम्प्ट का आईडी और ऑर्डर नंबर, क्वेश्चन ऑर्डर का नंबर। तो ये दोनों चीज़ें मेरे पाथ में होना चाहिए। तो इंटीजर के अंदर हमारा अटेम्प्ट आईडी हो जाएगा attempt_id। ये मैंने कमेंट में लिखा है, अभी मैं इसको यूज़ करूँगा आगे। ठीक है, क्यू नाम का एक हमने क्यू दे दिया पाथ के अंदर, क्वेश्चन नंबर। और स्लेश क्यू आएगा, उसके बाद क्वेश्चन का नंबर आ जाएगा। इस तरीके से पाथ बना रहा हूँ। ऑर्डर, ठीक है, अटेम्प्ट स्लेश एक आईडी मुझे मिलेगी जो कि मेरी अटेम्प्ट आईडी रहेगी, फिर स्लेश के बाद क्यू। इससे मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ पे जो मिला है मुझे ऑर्डर नंबर मिला है। ठीक है, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का नंबर, क्यू, क्वेश्चन का नंबर। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अटेम्प्ट का नंबर, क्यू, क्वेश्चन का नंबर, क्वेश्चन का ऑर्डर। और फंक्शन हम बना लेंगे किस नाम का, question_view नाम का।
और नाम दे दिया मैंने क्विज अंडरस्कोर क्वेश्चन। ठीक है, तो इस फंक्शन को भी हम बना लेते हैं, डिफाइन क्वेश्चन अंडरस्कोर व्यू, और इसमें हमने ले लिया रिक्वेस्ट कॉमा अटेम्प्ट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, रिक्वेस्ट कॉमा अटेम्प्ट अंडरस्कोर आईडी कॉमा ऑर्डर। ठीक है, दो चीज़ें मिलेंगी मुझे इसके अंदर, एक तो मुझे मिलेगा अटेम्प्ट का आईडी और एक मुझे मिलेगा हमारा ऑर्डर नंबर। उसके बाद हमें जो अटेम्प्ट आईडी मिला होगा उसके थ्रू मैं अटेम्प्ट ऑब्जेक्ट को निकाल लूँगा। तो यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया गेट ओबीजे गेट ऑब्जेक्ट और 404। ठीक है, गेट ऑब्जेक्ट और 404 इसको मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो मैं ऊपर इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। फ्रॉम जेंगो डॉट शॉर्टकट्स के थ्रू मैंने इंपोर्ट कर लिया रेंडर को, रीडायरेक्ट को और गेट ऑब्जेक्ट और 404 को। ठीक है, ये इसके अंदर होता है शॉर्टकट्स के अंदर, तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, मुझे एआई को ऑन करना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं कर लूँगा, किसी दूसरे आईडी का यूज़ करके मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि इससे काफ़ी टाइम लग रहा है और हमें काफ़ी दिमाग भी लगाना पड़ रहा है। ठीक है, उससे हिंट मिल जाते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है। तो गेट ऑब्जेक्ट और 404 क्विज अटेम्प्ट क्विज अटेम्प्ट नाम का जो हमारा मॉडल था उससे हमने डेटा को निकाला आईडी के बेसिस पे। तो आईडी इक्वल टू अटेम्प्ट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, जो हमारा अटेम्प्ट आईडी रहेगा उसके बेसिस पे हमने यहाँ से क्विज अटेम्प्ट से डेटा को निकाल लिया, है ना। देखो अभी हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे आपको पता चला हमने सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करवा ली यूज़र की, और टाइम वगैरह जो कैलकुलेट होना था, क्वेश्चंस भी निकाल ली। अब हमें क्वेश्चंस को दिखाना है, तो पहले तो यहाँ पे यूज़र की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अटेम्प्ट के अंदर, और उसी के थ्रू हम क्वेश्चन भी निकाल पाएंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने ऑर्डर इक्वल टू 1 भेजा है, पहली बार में हमें पहला क्वेश्चन दिखाना है जिसका नंबर 1 है। तो फिर से मैंने लगा दिया गेट ऑब्जेक्ट और 404, और क्वेश्चन हमें कहाँ से मिलेगा, हमने सेट करवा दिया था किसके अंदर, अटेम्प्ट आंसर के अंदर, है ना। जो क्वेश्चंस हमने निकाले थे वो हमने इसके अंदर सेट करवा दिए थे, तो वही क्वेश्चन में निकालूंगा नंबर के हिसाब से, ऑर्डर नंबर के हिसाब से। ये हमने ऑर्डर भी स्टोर करवाया था इसमें, क्वेश्चन और जो ऑर्डर मिलते जा रहा था मेरे को, ऑर्डर नंबर 1 2 3 4, तो वो मैंने इसके अंदर रख दिए थे। तो उसी के बेसिस पे मुझे निकालना है क्वेश्चंस। तो मैंने लिखा अटेम्प्ट आंसर कॉमा अटेम्प्ट इक्वल टू अटेम्प्ट कॉमा। ठीक है, ये हमने मॉडल का नाम बताया। इस मॉडल में हमारे क्वेश्चन हमने रख दिए हैं, जो भी रेंडमली हमें 5 क्वेश्चन दिखाने वो हमने सेलेक्ट करके इसमें रख दिए हैं। और ये हमने अटेम्प्ट की इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि कौन सा प्लेयर है, कितना टाइम वगैरह है, वो सब इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है क्विज अटेम्प्ट के अंदर। और उसी के क्वेश्चन हमें निकालने हैं और ऑर्डर नंबर के बेसिस पे निकालने हैं। जैसे पहले 1 है तो पहला क्वेश्चन निकल के आएगा, नाम मैंने आंसर दिया है, मतलब इसका आंसर करना है यूज़र को, इसके लिए वो अटेम्प्ट कर रहा है ना। हालांकि ये क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, इसका आंसर यूज़र देगा और फिर एआई देगा। अब यूज़र ने जो भी सही गलत दिया उसके बाद एआई अपना एक्सप्लेनेशन देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम हर बार जो है चेक करेंगे अटेम्प्ट डॉट कंप्लीटेड एट। अटेम्प्ट के अंदर हमारा जो अटेम्प्ट आंसर था उसमें कंप्लीटेड एट नाम का फील्ड था, तो उसमें हमने चेक कर लिया अगर वो क्या है,
है ना। अटेम्प्ट नाम का, क्विज अटेम्प्ट नाम का जो हमारा मॉडल था उसके अंदर ये फील्ड था जिसमें हम कंप्लीशन टाइम रखेंगे, कि जब सारे आंसर दे देगा यूज़र तब इसके अंदर फाइनल जो अ, हमारा वो आएगा, टाइम आएगा कि कितने टाइम में यूज़र ने कंप्लीट किया। तो अगर वो क्या है, ब्लैंक है अभी, अगर वो नॉट नन है, इज नॉट नन, अगर ये खाली नहीं है मतलब इसके अंदर अगर डेटा है, तो मैं क्या करूँगा, मतलब यूज़र ने अगर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो मैं रिटर्न करवा दूंगा। रिटर्न रीडायरेक्ट कहाँ पे रिटर्न करवा दूंगा, क्विज रिजल्ट पे। क्विज रिजल्ट कॉमा अटेम्प्ट अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू अटेम्प्ट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैंने सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए तो कंप्लीटेड एट के अंदर मेरा वैल्यू रहेगी, है ना। तो मुझे क्विज रिजल्ट वाले पेज पे रिटर्न करवाना है। जब हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके सारे अप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से हम आंसर देते जाएंगे और रिजल्ट आते जाएगा, और लास्ट में जो है ये हमारा रिजल्ट वाला पेज रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो वो रिजल्ट वाला जो पेज है हम इस वाले यूआरएल पे दिखा, इस वाले यूआरएल पे हम उसका काम करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब हम टाइम ओवर का चेक करेंगे। हर बार जब क्वेश्चन आएगा तो मैं टाइम ओवर के लिए चेक करूँगा। ठीक है, ये फंक्शन बना लेता हूँ फिर मैं। ठीक है, या तो हम इसको अब करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें। एक बार मैं एआई को स्टार्ट कर लूँगा किसी दूसरे आईडी का यूज़ करके, तो फिर क्योंकि हमें 3-4 फंक्शन एक साथ बनाने हैं और उसके बाद हम यूआई बनाएंगे। तो अब इसको हम करते हैं आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। अभी आप इतना प्रॉपरली कर लेना, फिर एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन ये वाला कर दूंगा दोनों फंक्शन, क्योंकि ये 4-5 फंक्शन बनेंगे तभी हमारा फिर यूआई जो है प्रॉपरली काम कर पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।